नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। डिवाइन के इस चैनल ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उसी पार्ट 2 वीडियो को कंप्लीट करना चाहती हूँ जिसका लास्ट मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी का हेल्थ इशू के साथ क्या संपर्क होता है, मतलब क्या संबंध होता है, और क्यों हम जैसे ही अवेकनिंग के प्रोसेस पे आते हैं वैसे ही हमारे अंदर की जो विकार होते हैं, जो हमारे अंदर की नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, या फिर हमारे वो नेगेटिविटी या हमारे अंदर की कुछ विकार, हमारे अंदर का कुछ नेगेटिव थॉट्स हम पे इतने बुरी तरीके से हावी हो जाता है और वो उसके ऊपर अगर हम काम ना कर पाएँ या फिर हम खुद को हील ना कर पाएँ तो वही चीज़ जो है वो बड़े बड़े रोग का कारण बन जाती है और बड़े बड़े डिजीज़ में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो आज मैं उन्हीं कुछ सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसको अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप ज़रूर से जाकर सुन लीजिए। अगर आप कोई फीमेल हो और डिवाइन फेमिनाइन हो तो आपको मेंस्ट्रुएशन और डीएम का ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ों को सफ़र करना ही पड़ता है, तो उसके ऊपर वो वीडियो था। आज मैं बात करूँगी कि टोटल बीमारी क्या क्या होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल से लेकर एक अवेकनिंग के प्रोसेस तक, जो हम सब सफ़र करते हैं बट हम कहीं ना कहीं उसे अवॉइड करते हैं और या तो फिर हम मतलब डॉक्टर से कंसल्ट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगी डार्क नाइट ऑफ द सोल की। जैसे ही हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल की प्रोसीड्यूर स्टार्ट होती है तो हम बहुत पेन में चले जाते हैं और वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हम इस अपने अवेकनिंग के प्रोसेस को, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के अवेकनिंग के प्रोसेस को हम समझ नहीं पाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि समहाउ ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस दिनों का जो सिचुएशन होता है वो इतने फिज़िकल स्ट्रेस्ड होते हैं, इतने मेंटल स्ट्रेस्ड होते हैं कि हम गो थ्रू नहीं कर पाते। हम इतने डीप लेवल के पेन में होते हैं जो डिवाइन के द्वारा हमें दिया जाता है हमारे हाईएस्ट गुड के लिए। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम पीरियड पे आपको कौन कौन से डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, वो है कि हमें भूलने की लत हो जाती है जैसे ही। और ऐसा नहीं है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बार ही आता है। आप अपने लाइफ में जब भी पूरे अवेकनिंग, पूरे ट्विन फ्लेम के लास्ट स्टेज तक जाकर अगर कभी भी आप जो है चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, कभी भी आप गलत डिसीजन में जाते हो, कभी भी लो वाइब्रेशन में जाते हो और डिवाइन के रास्ते से नीचे उतर के अगर आप 3D रियल्म पे अपनी फैंटेसी के चक्कर में फंसते हो, डिवाइन के जर्नी को जो है अनदेखा करते हो, किसी भी गलत मिथ में फंसते हो, जैसे हम कभी कभी गलत गुरु को चूज़ कर लेते हैं, गलत रास्ते को चूज़ कर लेते हैं, गलत डिवाइन पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं। कभी कभी हम इस शंका में होते हैं कि शायद वही हमारा डिवाइन पार्टनर है बट एक्चुअली वो नहीं होता है। तो उस टाइम पे भी, या फिर आपके खुद फैमिली प्रॉब्लम्स और खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे होते हैं तो हमें इकोनॉमिकली तोड़ा जाता है, हमें फिनेंशियली तोड़ा जाता है, हमें जो है हमें मेंटली तोड़ा जाता है। खुद ऐसा लगता है जैसे हम एक भंवर में हैं और हमें किसी का कोई सहारा नहीं मिल रहा है। उस टाइम पीरियड पे जब तक आप डिवाइन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट ना कर लो, उस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट ना कर लो जिस बात को आप अवॉइड कर रहे थे, और अवॉइड करने के चक्कर में या फिर अनदेखा करने के चक्कर में आपने इस डार्क नाइट ऑफ द सोल के सोल की एनर्जी को अपने लाइफ में एक बार फिर से निमंत्रण दे दिया है। जी हाँ, एक बार फिर से आपने उसको इनविटेशन दे दिया है। तो उस टाइम पीरियड पे
आप जो है बार बार इस जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल में फंसोगे। इनफैक्ट बहुत टाइम पे लोग जैसे ही डार्क नाइट ऑफ द सोल को प्रोसेस करके अवेकनिंग के प्रोसेस पे आते हैं और थोड़ा सा कुछ साधना या इनर वर्क करने के बाद उनको सडन जो है उनके पास्ट लाइफ से जुड़े जब गिफ्ट मिलने शुरू हो जाते हैं बहुत सारे, तो उस टाइम पे हमारा जो स्पिरिचुअल ईगो होता है या फिर हमारी जो एक ईगो काम करना शुरू कर देती है। जब हमारी नई नई डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है, इंट्यूशन स्टार्ट होती है, तो उस टाइम भी हम एक बार ईगो के चक्कर में आके हम डिवाइन के गाइडेंस को नहीं समझ पाते। हम नहीं समझ पाते कि कौन सा इंट्यूशन है, कौन सा डाउनलोडिंग है और कौन सा हमारा नेगेटिव एनर्जी का माइंड ट्रैपिंग गेम है। तो इस चक्कर में आके भी कई बार हम गलत डिसीजन को ले लेते हैं और जो नहीं करना चाहिए या फिर जो डिसीजन नहीं लेना चाहिए लाइफ में वो ले लेते हैं, और इस चक्कर में भी हम डार्क नाइट ऑफ द सोल को बार बार रिपीटेडली इनवाइट करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो इस वजह से भी ये सिचुएशन क्रिएट होता है और उस टाइम पे फिज़िकली आपको तोड़ा जाता है। जब भी डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है तो आप मेजर ऑफ डिजीज़ को फेस करते हो, जहाँ पे डिवाइन का एक ही काम होता है कि आपको मेंटली और फिज़िकली तोड़ना। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हम याद रखना भूल जाते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। दूसरी चीज़ें जो होती है हमारे साथ वो हमें मतलब देखा जाता है कि हमारे सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड और रूट से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ का हमें सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, तीसरा जो होता है कि बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना स्टार्ट हो जाता है और हमें या तो पिंपल्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आती हैं या तो फिर हमें तित से रिलेटेड मतलब दांत से रिलेटेड से इशू आती है। इसके अलावा भी जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो भी ये हेयर इशू, हेयर फॉल की इशू रहती है, स्किन इशू रहती है। किसी का स्किन सिकुड़ जाता है, किसी को स्किन से रिलेटेड कोई इशू आती है, क्योंकि ये सारी जो होती है उस टाइम पे बेसिकली तिथ से रिलेटेड इशू, स्किन डिजीज़ या फिर हमें नाक कान गले और थ्रोट से रिलेटेड कोई जो इशू आती है जिसको हम थ्रोटल इशू कहते हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि जो डार्क नाइट ऑफ द सोल को पार करने के बाद जो हमारी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही होती है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है ना, तो वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ को निकलने के लिए, आपके शरीर से बाहर निकलने के लिए जो है वो जगह चाहिए होता है। तो बेसिकली वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो कहाँ से बाहर निकलेगी, तो वो एनर्जी उस टाइम पीरियड पे हमारे शरीर के रोम छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है, हमारे हेयर फॉल के जरिए हमारे स्कैल्प से बाहर निकलती है और हमारे स्किन डिजीज़ से रिलेटेड हमारे स्किन से बाहर निकलती है। बेसिकली उस टाइम पीरियड पे हमें वॉमिटिंग, लूज मोशंस, पेट का ख़राब हो जाना, कॉन्स्टिपेशन बन जाना, ये सब कुछ भी होता है। इवन इस जर्नी में हम एक बहुत बुरी तरीके से जिस चीज़ को फेस करते हैं वो ये होता है कि हमें एक तो पीरियड की इशू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है सेक्रल चक्रा से रिलेटेड, मतलब जो मैंने उस दिन वीडियो में बनाया था। दूसरा रूट चक्रा से रिलेटेड जो है हमें पाइल्स की और सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन की, या तो फिर पाइल्स आगे चल के बहुत लोगों को जो है वो फिसर फुटसुला या फिर जो है एनस में मस्से हो जाना, और या तो फिर आपका इशू जो है वो 4th स्टेज में भी चला जाता है। बहुत किसी के कैंसर रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं आपको यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साधना में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग में जुड़िए और आप बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड मत कीजिए। आप डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट कीजिए, लेकिन हाँ एलोपैथी से दूर रहिए, क्योंकि एलोपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे आप मेडिसिन्स के जरिए आप जो है गलत चीज़ों को जो है आप इन्वेक करते हैं, वो आपके अवेकनिंग प्रोसेस में। और मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन में समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस होती है उससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप जब एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तो आपको प्रकृति से जुड़ना चाहिए, आपको आयुर्वेद चीज़ों से जुड़ना चाहिए, या तो फिर आपको होम्योपैथी से जुड़ना चाहिए जो हमारे शरीर को हार्म नहीं पहुंचाते हैं।
ठीक है, हार्म नहीं करते। और अगर वो मेडिसिन आपके लिए यूजुअल नहीं है तो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। बट एलोपैथी चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं किसी यहाँ पे मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर कोई डॉक्टर है, कोई एलोपैथी टर्म से जुड़े हुए हो, तो मैं उन सारे लोगों को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। ओके, हर किसी का प्रोफेशन होता है, बट ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं भुक्तभोगी हुई हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। इवन मैं, मेरी मम्मी, सभी भुक्तभोगी हुए हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। एनीवे अब इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम लोगों को, जो डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, वो होता है हमें जैसे जॉइंट पेन इशू होते हैं, ठीक है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद। और हार्ट से रिलेटेड इशू आपको यही होता है कि हार्ट में बहुत ज़्यादा आपको पल्पिटेशन होते हैं, और थ्रोट में ऐसा होता है जैसे कुछ कफ सा जम गया है और वो बाहर निकल ही नहीं रहा है, कुछ अटक रहा है। इस तरह की कुछ इश्यूज आपको होती हैं, ठीक है। आइज़ से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब थर्ड आई की अवेकनिंग के टाइम पीरियड आते हैं तो उस टाइम पे आइज़ का रिलेटेड इशू आपका हो जाता है। और क्राउन से रिलेटेड हेयर फॉल का इशू तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जीज़ के चक्कर में पड़ गए हो, या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ के चक्कर में पड़ गए हो, या फिर स्पेल या ब्लैक मैजिक के चक्कर में कभी आप पड़ चुके हो, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आके बहुत सारे लोगों का ये भी देखा जाता है कि कैंसर रिलेटेड इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जिसको मैंने खुद फेस किया है, और फेस किया था और कर रही हूँ अभी भी। और इस वजह से मेरी मेडिसिन्स भी चल रहे हैं। तो ये उस टाइप का कैंसर नहीं है, कैंसर भी बहुत तरह की होते हैं, बट हाँ, मेरे ऊपर समहाउ कुछ ब्लैक मैजिक्स हुए थे, जिसकी वजह से शायद आज टाइम आ गया है जब मैं इसको रिवील करूं। डिवाइन अगर मुझसे बुलवा रहे हैं तो टाइम आ चुका है जब मैं इसको रिवील करूं। बहुत सारे लोग जानते हो कि मैं वीडियोस बहुत कम ला पा रही हूँ, बहुत वक्त से। तो आज मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूँगी कि हाँ, मुझे दिक्कत थी। जस्ट जो चीज़ें मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, समहाउ 2021 में जो है 2022 में समहाउ मेरे ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया गया। किसने किया, क्यों किया, वो स्टोरी कभी मैं बाद में शेयर करूँगी। बट ब्लैक मैजिक का प्रतिफल यही हुआ कि मैं टोटल 8 मंथ तक मैं बिस्तर पे रही, और उसके बाद फिर अभी रिसेंट मतलब उस वक्त के बाद से फिर मैं इतनी तकलीफ़ में थी। कंटिन्यू 2022 मैंने जो सफ़र किया है, और 2023 मैंने जो सफ़र किया है, वो भगवान मेरे दुश्मन को भी कभी ना दे वो टाइम पीरियड, वो लाइफ का। और अब जाके मुझे वो रिकवरी, मतलब अभी भी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हूँ। मेरे मेडिसिन्स अभी चल रहे हैं, और ये जो है, जब मैं एलोपैथी मेडिसिन करते करते जब मैं थक गई, और लास्ट स्टेज पे अब जाके बिफोर 3 या 4 मंथ मुझे ये पता चला कि मेरी जो डिज़ीज़ है, मुझे एक्चुअली पाइल्स हुआ था। और हुआ था नहीं, वो एक्चुअली ब्लैक मैजिक का ही किया कराया था, कि वो मेरी फिसर और फिटसूला का रूप चला गया था, क्योंकि मेरे एनस में घाव हो गए थे। वो ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट था, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब 3 और 4 मंथ हुए हैं जब मुझे ये पता चला कि ये चीज़ जो है 4th स्टेज पे जा चुका है, जो कि कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जाके मेरी वो मेडिसिन्स चल रही हैं। और कभी कभी ये होता है कि जैसे कैंसर रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं ना, वो एक वायरल होता है, मतलब वायरस होता है जिसको आपके शरीर में इनपुट किया जाता है। क्योंकि मैं एक स्पेल रिमूवर हूँ, तो मैंने ये खुद क्लाइंट का किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अपना कुछ होता है तो हमें डिवाइन के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। तो डेफिनेटली
मुझे बचाने वाली तो मेरी माँ काली ही है, बिकॉज़ मारने वाले ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ा था। और आज भी अगर बचा रही हैं तो बस मेरी महामाई, मेरी महाकाली ही हैं। तो आज तक मेरे मुंह से ये सारी बातें नहीं निकली, बट आज शायद वक्त आ चुका है जब मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग भी ऐसे पर्सन से बच के रहिए, थोड़ा सा खुद को संभल के रखिए। किससे कितना एनर्जी देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, उन सारी बातों से आप संभल के रहिए। क्योंकि जब हम अवेकनिंग ऑफ द जर्नी में होते हैं तो हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक पर्सन्स भी आते हैं और वो हमारे बहुत अच्छे, हमारे बुलसिट शुभचिंतक बन के ही हमारे आमने सामने, हमारे इर्द गिर्द, हमारे लाइफ में आते हैं और हमें गिफ्ट स्वरूप ये सारी चीज़ों के जो है वो दे जाते हैं। तो इसकी वजह से आज के डेट में मैं किसी को नहीं कह सकती कि एनीवन इज़ माय फ्रेंड इन दिस अर्थ। कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आप खुद को समझ सकते हो, आप खुद की एनर्जी को समझ सकते हो। ऐसे लोगों से दूर रहिए, खुद की एनर्जी को सेव करके रखिए, ठीक है। वो बहुत अच्छा रहेगा आज आपके लिए। तो एनीवे, मुझे बचाने के लिए तो मेरी माँ काली आई, चाहे किसी भी रूप में आई हो, चाहे उन्होंने किसी को भी भेजा हो। बट धीरे धीरे करके अभी भी मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझे 6 मंथ के मेडिसिन्स रेकमेंड किए हैं और वो मेरा अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत आप लोगों से नहीं जुड़ पाती हूँ और बहुत चीज़ों को जो है आप के सामने ला भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे मुझे अभी इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सबसे अकेले रहना ही इस टाइम पीरियड पे मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ मैं झेल चुकी हूँ। उसके बाद अब बिलीव नहीं होता कि किस पे बिलीव करूँ और किस पे नहीं करूँ, ठीक है। एनीवे, इसके अलावा जो तीसरा जो डिजीज़ होता है, बेसिकली जो आपको एनस से रिलेटेड या फिर आपको पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं ना, वो आपका जो सिचुएशन होता है वो आपका इसके लिए भी होता है कि आपके कार्मा बैगेजेस, मतलब आपका जंक डीएनए का कार्मा बैगेजेस, आपके एंसेस्टर कार्मा बैगेजेस बहुत हाई अगर है तो, और आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह के डिजीज़ हमें जो है वो गो थ्रू करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सारी क्वेश्चंस जो हैं सेशंस में बहुत ज़्यादा आ रहे थे, आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे थे, इसलिए मैंने इन सारी सिम्टम्स के बारे में वीडियो बनाया। तो आप लोग जब भी ऐसे किसी सिचुएशन में फंसो तो आप लोगों को 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो है कि एक तो आप लोग खुद को हील करने के पीछे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ और खुद के इनर वर्क के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है वो होती है अपने फिज़िकल एसेंशन जर्नी के ऊपर काम करना, क्योंकि हमारी जब स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग चल रही होती है, जब ट्विन फ्लेम अवेकनिंग चल रही होती है, तो हम कहीं ना कहीं उस कहते हैं ना कि जीवन और मृत्यु जैसा एक मंजर हमारे साथ घटित हो रहा होता है। और एक तरफ होती है अवेकनिंग की प्रोसेस और दूसरी तरफ होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल की प्रोसेस, और बंदा उस ट्रैप में फंसा होता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो इसके बीच में जो सिचुएशन घटित होती है कि हम कई बार सही फैसला लेते हैं, कई बार गलत फैसला ले लेते हैं, और अपने एक्सपीरियंस को गो थ्रू करके ही हमें डेफिनेटली हमें अपने मंजिल तक पहुंचना होता है और हमें समझना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके बीच में जो है मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को अपने फिज़िकल सिम्टम्स जो हमें दिखाई देते हैं ना, कि बॉडी पेन होना या फिर हमारे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, और मैंने भी ये सहन किया था अपना, जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल से लेकर अवेकनिंग का प्रोसेस था, तो मुझे बैक में इतनी पेन होती थी ना कि मैं सुबह सो के उठती थी और मैं करवट नहीं बदल पाती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बैक मेरा कट गया है, या फिर मैं बैक को कमर को अपना जो है वो बेड पे नहीं रख पा रही हूँ, ठीक
ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिचुएशंस जो है वो हमें मुझे होता था। और लेग से रिलेटेड पेन होती है, क्योंकि लेग से रिलेटेड पेन इसलिए होती है कि जब आप स्टेप नहीं ले पाते हो, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको जो कहा जाता है इंट्यूटिवली करने के लिए आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाते हो, तो आपका लेग पेन स्टार्ट होता है या तो फिर आपको जॉइंट रिलेटेड पेन स्टार्ट होता है। इससे रिलेटेड एक टोटल वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, उसका लिंक मैंने शायद कमेंट बॉक्स में दिया भी था लास्ट वीडियो का। इसमें भी मैं डाल दूंगी दोनों वीडियो के लिंक जो हेल्थ रिलेटेड इशू से है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखना, तो आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा जो है आप लोगों को जो सहन करना पड़ता है ना, वो होता है फिज़िकल कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्योंकि सडन हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कार्मा बैगेजेस भी उभर कर आ जाते हैं, तो हमारा पेट से रिलेटेड इशू, हमारे बैक से रिलेटेड इशू स्टार्ट हो जाते हैं। और एक जो प्रॉब्लम आती है वो होता है स्पाइनल का इशू, ठीक है। क्योंकि वो मैंने कहा ना कि कुछ डार्क एनर्जीज जो होती है, नेगेटिविटी जो होती है, वो रिलीज़ हो रही होती है हमारे बॉडी से। तो डेफिनेटली हमारे चक्रास से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है उसका असर जो है हमारे पेट पे और हमारे पीठ स्पाइनल कॉर्ड पे भी पड़ता है। तो इसके वजह से जो है उस टाइम पीरियड पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज करना पड़ता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी के साथ जुड़ना पड़ता है। एक ही काम आपको बचा सकता है उस टाइम पे, अगर आप लोग ऐसे चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो, तो एक ही चीज़ जो है हमें सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा कि आप अपने फिज़िकल एक्टिविटी को बरकरार रखिए, ताकि हम जो है वो टॉक्सिसिटी को बॉडी में बनने ना दें। क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास्ट ना जाने कितने लाइफ का कर्मा बैगेजेस हम को इस लाइफ में क्लियर करने हैं, एंड एज वेल एज हमारे इस लाइफ में भी ना जाने हम कितने प्रारब्ध कार्मा को हम क्रिएट कर रहे हैं, नए नए कार्मा बैगेजेस को हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जो है कुछ गलत डिसीजन से हम अपने प्रारब्ध कार्मा बनाते हैं। तो इस वजह से जो है आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कीजिए और फिज़िकल एक्सरसाइज के द्वारा, क्योंकि आप अपनी बॉडी को जितना फिज़िकल एक्सरसाइज जितना करोगे, डांस करो, फिज़िकल कुछ एक्टिविटी करो, योगा एक्सरसाइज करो, या फिर आप 10,000 स्टेप पर डे वॉक करो, 5,000 स्टेप वॉक करो, स्किपिंग करो, लॉन्ग जंप करो, हाई जंप करो, या तो फिर आप रन करो, कुछ भी करो, ठीक है। फिज़िकल एक्टिविटी मेन आपके बॉडी से जो हमारे स्वेटिंग होती है वो निकलना ज़रूरी होता है हमारे बॉडी से, ताकि हमारी टॉक्सिसिटी जो है बॉडी की वो हमारे पसीने के द्वारा हमारे जो है यूरिन के द्वारा और हमारा पॉटी जितना क्लियर होगा उस चीज़ों के द्वारा जो है हम में रिलीज़ हो सके हमारी बॉडी से। और जब आपका बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई होता है तो उसके बाद आपका जो देखना कि मेजर ऑफ दी स्किन जो डिजीज़ है वो धीरे धीरे करके ना आपका हील होने लगता है। हाँ, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या तो फिर आप कोई जो जिम ट्रेनर है या तो फिर योगा एक्सरसाइज के जो कोच हैं या ट्रेनर है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि बिकॉज आपको अगर मान लो कि मेरी तरह कुछ मेजर इश्यूज़ हैं, पाइल्स के इश्यूज़ हैं, या फिर आपको लेग से रिलेटेड घुटने में पेन है, आपको जॉइंट पेन है, आपको स्पाइन में पेन हो रहा है, आपके बैक में पेन है, और उस चक्कर में आके कि मैडम ने कहा है, दीदी ने कहा है फिज़िकल एक्सरसाइज करने, तो अब जो तो एक्सरसाइज करने लगो और उसके रिलेटेड में आपको और दूसरा कुछ सर्वाइकल इशू हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से कंसल्ट टू योर पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल कोच, और उसके बाद ही आप उस तरीके से जो है अपने बॉडी फिटनेस के ऊपर वर्क आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि पहले के लोग तो मिट्टी के घरों में रहते थे, जंगलों से लकड़ी काट के लाया करते थे और न जाने कितने पैदल चला करते थे, और फिर भी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि पहले के दिनों में ना ही पंखा था, ना ही लाइट था, अगर करंट आया भी तो फिर भी उनका जो वर्क होता था वो पसीने
पसीना मतलब टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना होता था, पसीना हार्ड वर्क करते थे वो लोग, फिज़िकल एक्सरसाइज करते थे, मतलब एक्सरसाइज क्या, जो हमारे घर के काम होते थे उसी में कितना फिज़िकल एक्सरसाइज हो जाता था, है ना। क्योंकि उस टाइम पे गैस नहीं थे, उस टाइम पे मिक्सर नहीं होती थी, उस टाइम पे फ्रीज नहीं था, लोग जर्म्स नहीं खाते थे, ये बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाते थे, तो इस वजह से वो फिट एंड फाइन रहते थे। बट अब के टाइम पे जितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं मशीनरी टेक्नोलॉजी के जरिए से, तो उतना ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्यों बीमार पड़ रहे हैं? क्योंकि हम समझते नहीं हैं कि एसी एक्चुअली हमें हमारे शरीर को कितना हार्म कर रही है। क्योंकि एसी क्या करती है, हमें इतना ठंडक देती है, हमें सुकून तो देती है, बट हम उसके आदी बन चुके हैं अभी के टाइम पीरियड पे ना, हम उसके आदी बन चुके हैं। अगर हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, अगर हम चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, हम योगा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो हम एसी को ऑन करके कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप अगर जिम में जाते हो तो वहाँ भी एसी चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो कोई कर ही नहीं पाएगा। कितने पसीने हो रहे हैं, कितने स्वेटिंग हो रहे हैं, पॉपुलेशन कम हो गया है, पेड़ पौधे कम हो गए हैं, तो सिटी में तो रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। लेकिन एक्चुअली में क्या किया जा रहा है, फ्रिज का पानी आपके बॉडी को क्या लगता है टॉक्सिसिटी से भर रहा है या फिर डिटॉक्सिफाई कर रहा है। जब कोविड में ये 2 साल ज़रूरी था कि कोई भी ठंडे पानी का यूज़ ना करे, तो देखो कितनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का जो है बिकना कम हो गया था, आइसक्रीम बिकना कम हो गया था, है ना, पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ बंद हो गया था। उस वक्त लोग फ्रिज के पानी को पीते तक नहीं थे, हाथ तक नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़िंदा रहना था। तो ये सब कुछ क्यों बंद करवाया गया था? इसी वजह से ना बंद करवाया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को हार्म कर रही है। फ्रिज की पानी आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रही है, वो आपको और ज़्यादा टॉक्सिसिटी दे रही है। इसी की वजह से आपका पेट जो है वो हिल नहीं होता है और आपका कॉन्स्टिपेशन बनता है। अच्छा, एसी क्या कर रहा है? चूँकि एसी की आदी है, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे बहुत स्वेटिंग होती है, तो मैं गर्मी में बहुत परेशान हो जाती हूँ, ठीक है। लेकिन एसी क्या कर रही है? एसी एक्चुअली बाहर से आपको इतना ठंडक दे रही है कि आपके रोम छिद्र बंद हो रहे हैं। अब जैसे ही आपके रोम छिद्र बंद हो रहे हैं, तो इसके वजह से क्या हो रहा है? इसके वजह से जो है वो आपका एक रोम छिद्र बंद होने के कारण से आपका जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी रिलीज़ होना है, वो उतने मात्रा पे नहीं हो पा रहा है। स्वेटिंग जो निकलनी है, हम स्वेटिंग खुद को होने ही नहीं देते हैं। आजकल तो कार एसी है, ऑफिस एसी है, घर एसी है, मतलब एसी के बगैर तो इंसान एक कदम नहीं चल सकता। शॉपिंग करने जाओ तो लोगों को कुछ नहीं, शॉपिंग मॉल में भी जाके कुछ नहीं करना है, ट्रॉली लिया और चलो एसी में चलते हैं, घूमते हैं, 2 घंटे 3 घंटे हम एसी में ही आराम से शॉपिंग करें, उसमें भी कोई हार्ड वर्क नहीं करना है ना। अगर ऑर्डर कर देते हो तो ऑनलाइन सामान आ जा रहा है, कुछ भी हार्ड वर्क करना ही नहीं है हमें। तो इसी वजह से ये सारी जो डिजीज़ है वो बढ़ रही है, क्योंकि हमने खुद को क्या किया है, हमने खुद को आधुनिक बना दिया है। ओके, तो एनीवे मुझे पता है ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से जानते हो और हम लोग सभी इस बात की आदी बन चुके हैं, तो कुछ किया नहीं जा सकता। इसी वजह से पहले के टाइम पीरियड में जिम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि लोगों को जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जिम है और बहुत बड़े पैमाने पे इसका मार्केटिंग चल रहा है। तो चलिए जिम ही कीजिए, योगा एक्सरसाइज ही कीजिए, हर वक्त नहीं तो कम से कम 24 घंटे में हम खुद को 1 घंटे तो आधे घंटे तो दे ही सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आधे घंटे करना ही पड़ेगा हमें, आधे घंटे तक हमें योगा एक्सरसाइज या फिर जिम, अपने खुद को फिट रखने के लिए जिम जाना ही पड़ेगा, है ना। तो वही करो, ओके। ऑल टाइम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं यही आप लोगों से कहूँगी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ जा रहे हो, अगर आप खुद को एक साधिका मानते हो और अगर आप डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करना चाहते हो, आप खुद के प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द क्लियर करना चाहते हो, तो ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्मी में आपको सारी रात एसी नहीं चालू करना है, बट ट्राई कीजिए कि कम से कम जो माइक्रोवेव का खाना बना के खा रहे हो, या फिर जो आप एकदम से डीप फ्रीजर का चिल्ड वाटर पी रहे हो, या फिर एकदम से बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है ये हाइजीन के खिलाफ है, ठीक है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि खुद को हाइजीनिक
तरीके पे लेके जाइए, क्योंकि सिर्फ इनर वर्क करने से, सिर्फ मेडिटेशन साधना करने से आप कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी को या फिर कभी भी आप उस लेवल का ग्रोथ नहीं कर पाओगे स्पिरिचुअलिटी में, जिस लेवल का ग्रोथ आप खुद के पर्सनल लाइफ में चाहते हो। तो इन सारी चीज़ों का सेवन आपको वर्जित करना ही पड़ेगा, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना ही पड़ेगा, खुद को नेचर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब तो हम घर का भी काम खुद नहीं करते हैं, मेड रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतने टाइम नहीं है। तो जो भी हो, फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए। बाहर से आ रहे हो तो एक ही बार एसी में मत बैठ जाओ, ट्राई करो कि मैं आधे घंटे तक एसी को ऑन करके उसके बाद फिर मैं बंद कर दूं उसको, ठीक है। ऑल टाइम एसी के सेवन में मत रहिए, फ्रीजर का डीप चिल्ड वाटर मत पीजिए, माइक्रोवेव का खाना अवॉइड कीजिए, प्रेशर कुकर के खाने को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, फिर भी चलो वो तो चलती है। और जंक फूड जो है वो अवॉइड कीजिए बहुत ज़्यादा। अगर आप हमेशा जो है कोल्ड ड्रिंक्स ये सब कुछ का अगर सेवन कर रहे हो तो वो सारी चीज़ों को जो है आप अवॉइड करो। वहीं पे आप खुद नेचर्स का जो है चीज़ों को यूज़ करो, आप खुद से जूस बनाओ और घर पे जूस बना के आप पियो। अगर मैंगो जूस भी बनाना है तो आप मैंगो शेक को घर पे बनाओ। अगर आपको चॉकलेट कुछ फ्लेवरी जूस अच्छा लगता है, स्ट्रॉबेरी जूस बनाना है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप घर पे बनाओ, वो ज़्यादा हेल्दी और आपको जो है वो कंफर्टेबल देगा, एक अच्छा हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करेगा। बिकॉज जो अगर अभी तो मतलब फ्रूट भी रेडीमेड लोग ले जाते हैं शॉपिंग मॉल से, बस डाला और पी लिया, क्या वो बहुत ज़्यादा हेल्दीएस्ट है? वो हेल्दीएस्ट नहीं है डियर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें केमिकल है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से बचिए, और जो हमें प्रकृति दे रही है, जो हमें माँ शक्ति प्रोवाइड कर रही है, जो हमें हरे सब्जियां, जो हमें फ्रूट मिल रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। खुद को हेल्दीएस्ट रखिए, खुद को हेल्दियर बनाइए, और उस हेल्दीएस्ट और हेल्दियर के चक्कर में हमें थोड़ा खटना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि याद है हमारे दादी, हमारी नानी, हमारी मम्मी कितना हार्ड वर्क करती थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे। बट अभी क्या हो गया है, सब कुछ कच्ची चीज़ों को डाला और रोटी के ऊपर रखा, माइक्रोवेव में डाल दिया, गर्म हो गया, खा लिया। अरे उसको ढंग से पकने तो दो, उसको अच्छे से भून तो लो, बट नहीं। रेडीमेड रोटियां भी मिलने लगी हैं, चलो माइक्रोवेव में ढुकाया, उसके ऊपर बर्गर लपेटा, कुछ चपाती दे दिया, टमाटर सॉस केचप दे दिया, 5 मिनट में खाना रेडी हो जाता है। इन सारी चीज़ों से थोड़ा खुद को दूर रखिए, क्योंकि डेफिनेटली आप 3D वर्ल्ड में नहीं हो, आपको एक्चुअली हाईएस्ट डायमेंशंस में जाना है। तो इन सारी चीज़ों का जो है सेवन बिल्कुल क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए। अगर आप हायर लेवल में खुद को लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपका डाइट चार्ट सही होना चाहिए। सबसे पहले आपके खाने पीने की चीज़ें सही होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही होगा, बार बार रिपीटेडली आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में आओगे, बार बार रिपीटेडली आप जो है लोअर वाइब्स में जाओगे, क्योंकि आपका पेट का इशू जो होगा वो आपको कभी भी सोलर प्लेक्सस से आगे जाने ही नहीं देगा। तो फिर वही होगी कि आप साधनाएं कर रहे हो तो हायर चक्रास तो आपकी हील्ड हो चुकी हैं, ठीक है, और नीचे की लोअर चक्रास जो है अभी भी वहीं के वहीं पड़ी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि साधना लोगों को समझ में ही नहीं आती कि व्हाट इज़ साधना, व्हाट इज़ तपस्या, मतलब तपस्या करना क्या होता है, साधना करना क्या होता है, ये तो बस एक वर्ड बन के रह चुका है। लोग अभी भी इससे कोसों दूर हैं। जब उस लेवल पे जब बातें आती हैं तो फिर बातें होती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट एन ईजी जर्नी, बिकॉज आप कुछ एक्सपीरियंस को ट्विन फ्लेम का नाम नहीं दे सकते। और मेरे ख्याल से तो सही मायने में ट्विन फ्लेम जर्नी
ना लोगों के लिए एक पेशा बन गया है, एक बस मार्केटिंग का और खुद के चैनल के टीआरपी का एक पेशा बन गया है, लोगों को मूर्ख बनाने का एक पेशा बन गया है। और लोग ब्लाइंड हैं इस वर्ड के पीछे, क्योंकि लोग अपने प्यार को पाने के लिए इतने पागल हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ का फ़ायदा कुछ गुरु जो है वो उठा रहे हैं, ठीक है। एनीवे चलिए, तो आई थिंक क्या कहूँ, मतलब मेरे मुंह में एक बहुत वर्ड आता है, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, इसका प्रचार बहुत ज़्यादा टीवी में होता था, जागो ग्राहक जागो। तो आज मैं हर किसी ट्विन सोल से यही कहना चाहूँगी कि जागो ग्राहक जागो। बुलसेट कुछ जो चीज़ें हो रही हैं एज अ टीआरपी, एज फॉर मार्केटिंग, कि जो लोग पागल हैं इस लव रिलेशनशिप को लेके और ख़ुद को पता नहीं क्यों लोग ट्विन फ्लेम मानने के पीछे पड़े हुए हैं, अगर वो नहीं भी हैं तो भी मानने के पीछे पड़े हुए हैं। तो इससे बाहर निकलिए, ठीक है, इससे बाहर निकलिए और अपने दिमाग का ताला खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि 2023 का दिसंबर मंथ चल रहा है, जा रहा है 2023, और 24 और 25 में मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ कि जो धमाका होने वाला है ना, उस धमाके के लिए कुछ जो बहुत प्योर सोल हैं, बस उन्हीं को चूज़ किया जा रहा है। तो अपने आप को इस पैसे कमाने के धंधे के जरिए में जो आप लोग फंस चुके हो उससे बाहर निकल जाओ, अदरवाइज़ फिर एनीवे चलिए, आज मैं बस इतना ही आप लोगों के सामने अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मुझे हंसी भी आ रही है, तो खैर किसी का मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, बट डिवाइन वेरी नोज एवरीथिंग। तो ओम नमः शक्ति शिवाय, जय महाकाली माँ, हर हर महादेव, राधे राधे।